Welcome to EVA Education. Please like, share, subscribe, and visit our website for more courses. हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी पलक मैम। आज फिर हम लोग साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 9th का हम लोग पढ़ लिए थे थोड़ा बहुत, लेकिन अभी आज और उसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने यानी कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, यानी उसके अभिलाक्षणिक गुण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सारा डिस्कशन होने के बाद अब ये क्वेश्चन आ रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, यानी कि क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल भी सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अवस्था में पढ़ा था कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या पदार्थ भी अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकते हैं। तो आप सभी लोग सोचिए थोड़ा, और उसके बाद सोचेंगे कि ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद नहीं भी हो, किसी किसी को लग रहा होगा कि नहीं भी होगा, किसी को लग रहा होगा कि होगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल जो लोग सोच रहे हैं कि अवस्था में बदलाव ला सकते हैं हम लोग, पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकता है, तो बिल्कुल आपने सही सोचा है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, तो बिल्कुल हाँ। ठीक है, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, यानी कि पदार्थ अपनी अवस्थाओं को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी को तीनों अवस्था में बदल सकते हैं। ठीक है, जो तीनों अवस्थाएं होती है कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में हम लोग बदल सकते हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो वाटर होता है उसको तीनों स्टेट में बदला जा सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड। ठीक है, यानी सारे अवस्था में हम लोग को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे ठोस अवस्था में कहा जाए तो जो जल होता है, जो पानी होता है, वो बर्फ के रूप में आता है, इसको हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, यानी जमना। जैसे हम लोग उसको ठंडा कर देते हैं, ठीक है, पानी को ठंडे यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम बहुत ज्यादा हो, तो हम लोग उस चीज पे इसको क्या कर सकते हैं, बर्फ के रूप में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, अब है द्रव, जैसे जल, जो हम लोग लिक्विड स्टेट में हम लोग जो पीते हैं पानी, या फिर जो जिससे स्नान करते हैं या फिर खाना बनता है, वो सारे स्टेट में हम लोग बर्फ के रूप में तो नहीं ना सारे यूज करते हैं, हम लोग किस स्टेट में यूज करते हैं, द्रव के रूप में, जिसको हम लोग जल कहते हैं। ठीक है, फिर आता है ठोस गैस। ठीक है, गैस के रूप में जैसे जलवाष्प, कभी कभी आप लोग देखे होंगे जैसे पानी बॉयल हो रहा होता है, उबल रहा होता है, उसमें से जो जल की बूंदें होती हैं वो अब किस रूप में जा रही होती है, गैस के रूप में, यानी जल वाष्प के रूप में वो क्या कर रही होती हैं, ऊपर उठ रही होती हैं। तो उस दौरान पे आप लोग देखेंगे कि जल वाष्प जा रहा होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगा, पूरा पूरा सही तरीके से नहीं दिखाई देता है, लेकिन ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक तालाब ही है, वो तालाब में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है और खूब तेज गर्मी हो रही है। ठीक है, यानी कि जो सन की लाइट है बहुत तेज आ रही है, जब सन की लाइट बहुत तेज आएगी तो वो गर्म होने की वजह से क्या होगा कि जो जल होगा अब वो धीरे धीरे गैस के रूप में चेंज होके ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो उस दौरान पे भी हम लोग कहेंगे कि वो जल वाष्प हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि गर्म करने में बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही हम लोग बर्फ को गर्म करेंगे वो किस चीज में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, जैसे बर्फ है उसको बाहर निकाला, जो बाहर का वातावरण होता है, टेम्परेचर है सराउंडिंग, वो बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, फ्रिज वाला जो होता है कंडीशन रेफ्रिजरेटर, वो बहुत ठंडा होता है, तो उसमें वो बर्फ का रूप धारण किया है, लेकिन जैसे ही बाहर आया धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है, पिघलने के बाद यानी गर्म होने के बाद क्या हो जाता है, पानी में बदल जाता है। ठीक है, पदार्थों की भौतिक अवस्था को दो विधियों से बदला जा सकता है, यानी कि जो पदार्थ है उसकी भौतिक जो फिजिकल स्टेट्स हैं उनको हम लोग किस रूप में बदल सकते हैं, दो स्टेट में। फिजिकल स्टेट की बात हो रही है, किसकी स्टेट की बात हो रही है, फिजिकल की, भौतिक अवस्था की सिर्फ हो रही है, केमिकल की नहीं हो रही है, अभी सिर्फ भौतिक अवस्था की बात हो रही है। तो पहला नंबर है तापमान में परिवर्तन और दूसरा दाब में परिवर्तन, यानी कि जैसे ही हम लोग तापमान में परिवर्तन लाएंगे, टेम्परेचर में परिवर्तन लाएंगे, तो उससे अवस्थाएं बदली जा सकती है। दूसरा नंबर है कि दाब में परिवर्तन, यदि हम लोग प्रेशर लगाएं तो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पदार्थ को बदला जा सकता है, पहला तापमान में परिवर्तन करके और दूसरा दाब में परिवर्तन करके। ठीक है,
अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पदार्थ को हम लोग दो चीजों से यानी दो भौतिक जो अवस्था होती है उसको दो प्रभाव से या दो परिवर्तन चीजों से करके बदल सकते हैं। जैसे सबसे पहले तापमान में परिवर्तन और दूसरा दाब में परिवर्तन। सबसे पहले हम लोग तापमान में परिवर्तन कर दें तो उसमें क्या क्या चीजें बदलाव आ जाएंगे, जरा हम लोग देखते हैं। तापमान में परिवर्तन यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव करना, ठीक है। उसमें क्या क्या बदलाव आएंगे। सबसे पहले यदि हम लोग टेम्परेचर में बदलाव लाते हैं या तापमान में तो क्या होगा, सबसे पहले मेल्टिंग यानी गलना, ठीक है। और दूसरा है संगलन की गुप्त उष्मा जिसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नंबर थर्ड है क्वथनांक, इसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग, ठीक है, उबलना। फिर ध्रुवपातन यानी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्टली जो होता है सॉलिड वो गैस स्टेट में जाता है बिना द्रव स्थिति में आए हुए, ठीक है। फिर है फिफ्थ नंबर वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फर्स्ट नंबर हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं। पहला है गलना, ठीक है, यानी कि मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होगी, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है, यानी वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी ठोस पिघल कर या फिर कोई भी ठोस पिघल कर द्रव बनता है, ठीक है, यानी जल के रूप में नहीं, लिक्विड स्टेट में आ जाता है, वह क्या होता है, इसकी गलनांक होता है। कोई भी दुनिया में जितने भी ठोस हैं उसको जिस भी टेम्परेचर पे वो यदि लिक्विड बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाएगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। गलनांक एमपी मेल्टिंग पॉइंट। बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है गलनांक, उस पर पिघल जाता है। या फिर 273 केल्विन या फिर 32 डिग्री फॉरेनहाइट। क्या होता है, 32 डिग्री फॉरेनहाइट। मैंने तीनों में लिख दिया है, सेल्सियस में भी, केल्विन में भी, फॉरेनहाइट में भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब है किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल को दर्शाता है। कोई भी ठोस हो, ठीक है, उसका गलनांक जो है उसके कणों के बीच के आकर्षण बल की सामर्थ्य को दर्शाएगा। सामर्थ्य मतलब होता है कि वो कितना ज्यादा कर सकता है, ठीक है, उन दोनों में कितनी ज्यादा आकर्षक बल है। जैसे मान लीजिए बहुत जल्दी पिघल जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो बहुत कम है यानी कि उन जो है सॉलिड या फिर ठोस उसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल था वो बहुत कम था, बहुत जल्दी पिघल गया। तो और बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है या फिर बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है करने में, तो हम लोग उसको बोलेंगे उन दोनों के बीच में यानी जो ठोस है उसके कणों के बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग आकर्षण बल है, ठीक है, यानी अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही ज्यादा है। यदि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, यदि मेल्टिंग पॉइंट कम है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग गलनांक देख लीजिए। गलनांक क्या होता है, कोई भी ठोस जो कि उस टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या तापमान पर जब द्रव में बदल जाएगा वो उसकी गलनांक होगी। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो आकर्षण बल है ज्यादा है दोनों के बीच में, उन जो भी मॉलिक्यूल है उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी यानी कि जो गलनांक होगा वो बहुत ज्यादा होगा। यदि कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है, कमजोर है, तब तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट से इसका संगलन की गुप्त उष्मा। संगलन की गुप्त उष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। क्या है, वायुमंडलीय दाब पर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक किग्रा ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए किसी भी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि वायुमंडलीय दाब पर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर 1 केजी ठोस लिया जा रहा है यानी सॉलिड, उसको गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसमें लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए किसी भी ऊष्मीय ऊर्जा की यानी जो हीट की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त उष्मा, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है कि इसलिए 0 डिग्री बर्फ के यानी 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी की कणों, ठीक है, जो पानी की कण होती हैं उसकी अधिक ऊर्जा होती है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों को, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ के कण हैं
उसकी तुलना में जो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी की कण हैं वो क्या होते हैं, अधिक ऊर्जा उसमें होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अधिक ऊर्जा होता है। क्या हो जाएगा, तुरंत वायुमंडलीय टेम्परेचर है उस पर 1 kg कोई ठोस को लिया जा रहा है, उसमें उसकी जो गलनांक होगी, जो द्रव की जो द्रव में बदलने की जो क्षमता होगी और उसके अंदर जो हीट पाई जाएगी, ठीक है, जो हीट पाई जाएगी वही तो उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और जब भी हम लोग पूछे आपसे कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कण ज्यादा मतलब उसका संगलन की उष्मा, गुप्त उष्मा ज्यादा होती है कि पानी की, तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कण की तुलना में, उसके तुलना में किसकी होती है, ज्यादा पानी की होती है। ठीक है, अधिक ऊर्जा किसमें होती है, पानी की होती है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। ठीक है, अभी इससे पहले हम लोगों ने गलनांक और संगलन की गुप्त उष्मा पढ़ा है। अभी हम लोग देखेंगे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। ठीक है, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होता है ये, वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा, ठीक है, यानी कि 1 kg ठोस को, सॉलिड को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए, यानी कि हम लोग को वेपर के रूप में चेंज करना है। ठीक है, जो भी द्रव है उसको वाष्प में बदलना है, तो उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा ऊर्जा, जो भी जितनी भी हीट की जरूरत पड़ती है, मात्रा को द्रव्य वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। जो भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वायुमंडलीय यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 kg सॉलिड को यदि हम लोग को उसकी जो क्वथनांक होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होती है, उसमें जो भी उष्मा की जरूरत पड़ेगी उसको वेपर के रूप में बदलने के लिए, वही उसका कहलाएगा द्रव्य वाष्पन की गुप्त उष्मा। ठीक है, ये कहलाता है द्रव्य वाष्पन की गुप्त उष्मा, जितनी भी लगती हो। ठीक है, फिर है क्वथनांक। क्वथनांक को बॉइलिंग कहते हैं, उबलना। ठीक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी होती है, यानी बस उबलना स्टार्ट कर दे, पूरा पिघले नहीं, सिर्फ उबलना स्टार्ट कर दे। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वह टेम्परेचर जिस पर द्रव्य उबलने लगता है, जिस पर जो लिक्विड होता है वो अब बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उबलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसी इसका क्वथनांक कहते हैं। जो जल है, जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर उसको हम लोग केल्विन में लिखेंगे तो 373 केल्विन, या फिर फॉरेनहाइट में लिखेंगे तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, ये तीनों में मैंने लिख दिया है कि सेल्सियस में भी, केल्विन में भी और फॉरेनहाइट में भी। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, ये सिर्फ ऊर्ध्वपातन, जिसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड से यानी कि ठोस से डायरेक्टली वो चला जाता है, किसमें, गैस में चला जाता है, यानी कि सीधे जाता है, बीच में लिक्विड स्टेट वो नहीं आता है, उसमें नहीं बदलता है वो। ठीक है, देखते हैं ऊर्ध्वपातन क्या है, यानी कि सब्लिमेशन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया, यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से, यानी कोई भी पदार्थ अपने डायरेक्टली ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सॉलिड था, सॉलिड से डायरेक्टली किसमें हो गया, गैस में हो गया, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखा जाए तो कपूर और आयोडीन, आप लोग घर में जरूर देखे होंगे या कहीं भी जरूर देखे होंगे कि जो कपूर होता है उसको यदि जलाया जाए, डायरेक्टली पहले तो सॉलिड होता है, वो बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए डायरेक्टली क्या होता है, गैस में होके यानी वाष्प बन के उड़ जाता है। तो वही मैंने उदाहरण में लिखा है, कपूर और आयोडीन का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प बनकर उड़ जाना, वो प्रोसेस होता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, हम लोग देखेंगे पदार्थ पर दबाव का परिवर्तन। ठीक है, फर्स्ट था भौतिक चीजों को यानी फिजिकल स्टेट उसका बदलने का, एक तो पहला कारण है तापमान में बदलना। ठीक है, यानी उसके तापमान में चेंज यदि कर देते हैं तो किस किस चीजों में वो बदल सकता है या किस स्टेट में जा सकता है। फिर है पदार्थ पर दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि प्रेशर का प्रभाव, यदि हम लोग उसमें प्रेशर लगाएं, कोई भी पदार्थ है उसमें प्रेशर लगाएं तो किस स्टेट में बदल सकता है। ठीक है, उसका प्रभाव देखना है। फर्स्ट, दबाव लगाने पर पदार्थ के कणों को
आसपास लाया जा सकता है, यानी दबाव लगाएंगे तो जो पदार्थ के कण है उसको आसपास हम लोग ले आ सकते हैं, यानी प्रेशर लगाने की वजह से उसको आसपास हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे लाया जा सकती तथा पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, और यहाँ तक कि आसपास भी ला सकते हैं और जो अवस्था है उसमें भी हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, यानी कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, इस रूप में हम लोग उसको बदल सकते हैं। तो दो कारण हो रहे हैं, दबाव लगाने पर पदार्थ के कण भी आसपास आ जा रहे हैं और उसका जो अवस्था है वो भी बदल जा रहा है। पहला क्या है, उसको आसपास भी लाया जा सकता है और दूसरा अवस्था में भी बदला जा सकता है। ठीक है, आसपास भी हम लोग ला सकते हैं, आसपास लाया जा सकता है और फिर उसकी अवस्था में भी हम लोग बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें तो दबाव डालकर और तापमान कम कर, ठीक है, यानी कि प्रेशर बहुत ज्यादा लगाएंगे और जो टेम्परेचर होगा उसको कम कर देंगे। ठीक है, उसको कम कर देंगे तो क्या होगा, जो CO2 गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको हम लोग ठोस बना सकते हैं। पहले जो गैस था कार्बन डाइऑक्साइड, अब उस पे हम लोग खूब ज्यादा प्रेशर लगा दिए और वहां का टेम्परेचर कम कर दिए तो क्या बन गया, वो ठोस बन गया, और उसी को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं या शुष्क बर्फ कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि शुष्क बर्फ क्या है या फिर ड्राई आइस क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि CO2 गैस को यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता है और वहां का तापमान कम कर दिया जाता है तो यही ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, ये रहा आपका। अभी हम लोग को पढ़ना है वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण क्या होता है यानी एवापोरेशन हम लोग जानेंगे। ठीक है, एवापोरेशन क्या होता है कि क्वथनांक से कम, ठीक है, क्वथनांक से कम, बॉइलिंग पॉइंट से जो कम होगी तापमान पर द्रव्य के वाष्प अवस्था में बदलने की घटना। जब भी जो लिक्विड होता है वो वाष्प का रूप ले लेता है, ठीक है, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है उससे थोड़ा कम, ठीक है, उससे थोड़ा कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प अवस्था में, वो पहले ही क्या हो जाता है, वाष्प में बदलना स्टार्ट हो जाता है। बदलने की घटना को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा कम टेम्परेचर होता है उसी पे जो लिक्विड होता है वो वाष्प रूप धारण कर लेता है, उसी को एवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, एवापोरेशन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, यानी किस किस वजह से जो एवापोरेशन है वो कैसे इफेक्टिव होता है तरीके से। तो सबसे पहले है सतह क्षेत्र में वृद्धि वाष्पीकरण को बढ़ाती है। यदि सरफेस एरिया ज्यादा है तो वाष्पीकरण बहुत तेजी से होगा। जैसे आप ही सोचिए कि गर्मी के टाइम चाहे ठंडी का टाइम कभी भी हो तो हम लोग अपने कपड़े को फैला के डालते हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह इकट्ठा करके डाल देते हैं, इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना तेजी से वाष्पीकरण होगा और हमारा कपड़ा उतना जल्दी सूख जाएगा। तो जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा कर देने पे वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है, कम रहेगा तो वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, सेकेंड है तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे ही तापमान बहुत ज्यादा है, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो वहां पे जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी बहुत जल्दी होगा। और यदि तापमान बहुत कम है, ठीक है, जैसे बहुत ठंडा होगा वहां, और जब ठंडा होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाएगी, होगी मगर बहुत स्लो होगी। अब आर्द्रता में कमी से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यदि नमी, ठीक है, नमी बहुत कम है, ठीक है, नमी बहुत कम है तो वहां पे जो वाष्पीकरण होगा वो बहुत तेजी से ही होगा। यदि नमी बहुत ज्यादा रहेगा, जैसे कि बारिश के मौसम में हम लोग देखते हैं तो हमारे कपड़े बहुत जल्दी नहीं सूख पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो सराउंडिंग है, वो ऑलरेडी क्या है, उसमें आर्द्रता बहुत ज्यादा है, यानी नमी बहुत ज्यादा है, तो वाष्पीकरण बहुत स्लो हो जाता है। फिर है हवा की गति में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यदि खूब तेज हवा चल रही है, ठीक है, खूब तेज हवा चल रही है तो वाष्पीकरण बहुत तेजी से होगा। लेकिन हवा यदि नहीं चल रही है तो वाष्पीकरण कहाँ से होगा, तो इसलिए हवा में भी यदि तेज से हवा चल रही है तो वाष्पीकरण बहुत तेजी से होगा। एक लास्ट पॉइंट है वाष्पीकरण एक शीतलन प्रभाव, यानी शीतलन या कूलिंग इफेक्ट क्या करता है, का कारण बनता है। जो एवापोरेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा कूलिंग इफेक्ट लाता है। जैसे गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है और उससे हम लोग को बहुत राहत मिलती है। जैसे ही वाष्पीकरण होना स्टार्ट होता है धीरे 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 कूलिंग इफेक्ट हमें महसूस होता है। ठीक है, तो ये गर्मी के टाइम में हम लोग इसीलिए पहनते हैं कॉटन के कपड़े की वाष्पीकरण
क्या हो, बहुत तेजी से हो। जब तेजी से होगा तो बहुत हम लोग को क्या मिलेगा, बहुत ही कूलिंग इफेक्ट अच्छा महसूस होता है, इसलिए हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये क्लास खत्म होता है, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में स्टार्ट किया था और ये सेकंड क्लास में ये चैप्टर आपका एंड हो गया है। अब अगले क्लास में मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ। ओके।